Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of 9th class. Hope you all are fine. Today is 9th May and today is Saturday. It's time to start our English class. Today we are going to do our topic active passive. Before proceeding our topic, it's important to know the important rules of how to convert an active sentence into a passive voice. There is the first rule in front of us, use of third form of word. जब भी हम कोई एक्टिव सेंटेंस पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हम जुमले का मेन वर्ड, बेस वर्ड, हम उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. सेकेंड रूल है हमारे पास चेंज इन पोजीशंस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. हम जुमले का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाते हैं और ऑब्जेक्ट हमारे पास जुमले के स्टार्ट में आ जाता है. यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखेंगे, I am reading a fiction. इस जुमले में I आपका सब्जेक्ट है एंड फिक्शन आपका ऑब्जेक्ट है. सब्जेक्ट आपके पास डूअर ऑफ द एक्शन या वो लफ्ज जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं जुमले के अंदर. ऑब्जेक्ट आपके पास जुमले का वो वर्ड होता है जिसके मुताल्लिक हम जुमले में बात कर रहे होते हैं, जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास थर्ड रूल आता है, द प्रेपोजिशन बाय इज प्लेस्ड बिफोर द ऑब्जेक्ट. हम बाय प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट को प्लेस करने से पहले लगा देते हैं. अब हम मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये आपके पास नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसके अंदर जो हम एक्शन बताते हैं वो जारी होता है. अब कंटिन्यूअस सेंटेंसेस में हम सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ जो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस. सब्जेक्ट आता है आपके पास सबसे पहले, उसके बाद आपके पास आ जाती है हेल्पिंग वर्ब इज एंड वुड आर. हम इस जुमले के अंदर जो फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके साथ में हम आईएनजी का एडिशन करते हैं. उसके साथ हम लोग एंड पे ले आते हैं ऑब्जेक्ट. ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर आ गया. जब हमने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेंगे. ऑब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं. हेल्पिंग वर्ब हमारे पास वही चलेगा जो हमारे पास एक्टिव वॉइस सेंटेंस में यूज हुआ था. इसके बाद हम इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस में एडिशनल हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं बीइंग. बीइंग लगाने के बाद हम इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ड यूज करते हैं. ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ड का जो यूजेज है हमारे पास, ये हमारे पास बेसिक रूल है हर पैसिव सेंटेंस का. इसके बाद हमारे पास आ जाता है बाय एंड देन सब्जेक्ट. एग्जांपल देखते हैं हम. I am reading a fiction. It's an active voice sentence. अब इसमें आपके पास देखेंगे हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से तो I हमारे पास सब्जेक्ट है एंड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है. रीडिंग इज आवर बेस वर्ब. आपके पास आर्टिकल आ जाएगा और फिक्शन आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया. जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू आवर रूल आपका फिक्शन जो कि आपका ऑब्जेक्ट है वो जुमले के स्टार्ट में आ जाएगा सब्जेक्ट बन के. अब फिक्शन, उसके बाद हमने ऊपर स्ट्रक्चर में देखा था कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा. अब फिक्शन इज एम आर. अब इज एम आर का जो यूज है बेटा जी वो आपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना है. आपके पास अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे. अगर आपके पास ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल आ जाता है तो आपने आर का इस्तेमाल करना है और एम का इस्तेमाल हमेशा हम आई के साथ करते हैं, जैसा कि आपके पास यहाँ पर एग्जाम्पल में गिवन है. फिक्शन इज बीइंग हमारे पास कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब आ गया रेड. अब यहाँ पर देखें स्पेलिंग इसके हमारे पास रीड के आएंगे. थर्ड फॉर्म हमने पैसिव वॉइस में डाली है तो हम स्पेलिंग रीड की ही लिखेंगे लेकिन इसको पढ़ा रेड जाता है. फिक्शन इज बीइंग रेड बाय मी. मी आपके पास आई का ऑब्जेक्टिव केस बन के आ गया है मी. इसके बाद हम मूव करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ. नेगेटिव सेंटेंसेस के पहले हम स्ट्रक्चर को देखेंगे. अच्छा, नेगेटिव सेंटेंस की आपके पास जो मेजर आइडेंटिफिकेशन होती है वो
कि जो नॉट का इस्तेमाल है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट इस्तेमाल लगाया आपने, उसके बाद आपके पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाती है, आईएनजी का इस्तेमाल आता है, देन अगेन ऑब्जेक्ट आ जाता है। ये है आपके पास एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। जब आपने पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर को देखना है तो आपके पास सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा इज, एम और आर। इस एम आर के बाद जैसे मैंने आपको अभी बताया कि नॉट का इस्तेमाल नेगेटिव सेंटेंसेस में हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद करते हैं। नॉट लगाने के बाद हमने बीइंग का यूज किया जो कि हमारे पास कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल किया। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास हर पैसिव वॉइस का मेजर फॉर्म ऑफ वर्ब बनकर आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट प्लेस करने से पहले आपने बाय का यूज कर दिया। एग्जाम्पल देखेंगे हम, आई एम नॉट हेल्पिंग यू। अगर हम इसको ग्रामेटिकली देखें तो आई आपके पास आपके सब्जेक्ट बन के आ रहा है, ये आपके जुमले का नाउन भी है। एम हेल्पिंग वर्ड, नॉट वर्ड ऑफ निगेशन, हेल्पिंग आपके पास जुमले का मेजर वर्ड बेस वर्ड है, यू आपके पास सब्जेक्ट भी है, आपके पास ऑब्जेक्ट है, आपके पास प्रोनाउन भी यहाँ पर ये यूज होगा। जब आप इसका पैसिव बनाते हैं तो आपने यू जो आपके पास जुमले का यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, पैसिव सेंटेंस में वो आपके पास जुमले का सब्जेक्ट बनकर आ गया। इसके यू के बाद आपने हेल्पिंग वर्ड लगाया है और मैंने आपको बताया था कि आपने इस एम आर का इस्तेमाल अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना है। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट सिंगुलर आ रहा है तो आपने इसका इस्तेमाल करना है, और अगर आपके पास ऑब्जेक्ट प्लूरल आ रहा है तो आपने आर का यूजेज लाना है। यू के साथ हमेशा हम आर यूज करते हैं। आर के बाद हेल्पिंग वर्ड के बाद हमने नॉट लगाया, फिर हमने कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो फॉर्म ऑफ वर्ड हेल्पिंग वर्ड होता है हमारे पास पैसिव वॉइस में बीइंग का इस्तेमाल हमने यहाँ पर लिया है। अगेन हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की, बाय देन मी। यू आर नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय मी। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपके पास जुमले के स्टार्ट में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब आपके पास प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है इज, एम और आर। उसके बाद आपने जुमले में सब्जेक्ट लाना है, सब्जेक्ट के बाद आपके पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी आएगी जो कि आपके पास प्रेजेंट कंटीन्यूअस का बेस वर्ड बनकर इस्तेमाल होता है। उसके बाद आपने एट द एंड जुमले में ऑब्जेक्ट लाना है और देन आखिर में आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर आपके पास अब जो हेल्पिंग वर्ब है उसका जुमले के इस्तेमाल शुरू में आना और आपके पास यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क जुमले के एंड पर आना, ये दो चीजें, ये दो पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिससे आप अपने इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जुमले में आपके यहाँ पर आपके पास एग्जांपल है, एम आई हेल्पिंग यू। आपके पास हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आया, देन आपके पास सब्जेक्ट है, देन मेजर वर्ब है और उसके बाद आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया। जब हम इसका पैसिव स्ट्रक्चर लेते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, तो उसमें आपके पास हेल्पिंग वर्ब एज इट इज स्टार्ट में आएगा, उसके हेल्पिंग वर्ब के बाद आपके पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट के फौरन बाद आपने अपना प्रेजेंट कंटीन्यूअस का फॉर्म ऑफ वर्ड आना है, यहाँ पर पैसिव सेंटेंस का बी। उसके बाद आपके पास मेजर फॉर्म ऑफ वर्ड आ जाएगा जो कि हर पैसिव सेंटेंस में आप यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ड, देन यूज ऑफ बाय एंड एट द एंड सब्जेक्ट। आपके पास जो सेंटेंस बनेगा एम आई हेल्पिंग यू, ये आपके पास का पैसिव एक्टिव सेंटेंस। इसका जब पैसिव बनाएंगे तो आर यू बीइंग हेल्प्ड बाय मी। यहाँ पर स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तो स्टूडेंट्स अपनी नाइन्थ हम चलते हैं अपने सब्जेक्ट मैथ्स की तरफ, जिसमें हमारा जो सिलेबस है वो यूनिट नंबर 3 है। उसका नेम है लॉगरिथम्स, और लॉगरिथम बेसिकली जो है वो डिराइव हुआ है 2 ग्रीक वर्ड से, और वो ग्रीक वर्ड जो है वो एक लॉगोस एंड सेकंड इज अरिथम्स। लॉगोस मींस टू कैलकुलेट एंड अरिथम्स मींस नंबर्स और वर्ड्स। इट्स मीन दैट अरिथम्स का मतलब क्या हुआ, हमने कैलकुलेशंस करनी होती है नंबर्स की या वर्ड्स की। बेसिकली जो स्टार्ट में आइडिया दिया था लॉगरिथम्स का वो एक मुस्लिम मैथमेटिशियन
पास कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती हैं वो इस मेथड को यूज करके, लॉ को यूज करके इजी हो जाती है। सो अभी अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज के, विच इज एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। आपने जितने भी नंबर्स आपको दिए होंगे उनको आपने साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में डिनोट करवाना है। अब वर्ड साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या होता है? If that reaching a mention a number written in the form a into 10 raised power n, where अब यहाँ पे a क्या चीज है और n क्या चीज है? a is any known zero number और उसकी रेंज का बताई गई यहाँ पे 1 से onward 10 तक। मीन्स दैट आपने 1 से 0 तक 9 तक चलना है, 10 जो है वो इसमें जोड़ होगा, लेस देन 10 जाना। इसका मतलब क्या हुआ कि any known zero number। इसके बाद जो आपके पास n है, n is the power। पावर शुड बी एनी इंटीजर, चाहे वो पॉजिटिव हो जाए चाहे वो नेगेटिव हो जाए। तो मीन्स दैट कि जब आप किसी भी नंबर को a into 10 raised power n में डिनोट करवाते हो तो वो क्या होता है? स्टैंडर्ड नोटेशन की फॉर्म में लिखा जाता है। क्वेश्चन 1 के डिफरेंट पार्ट्स हैं और मैंने वो यहाँ पे एक्सप्लेन करने आपको, जो लेके आप बाकी इजीली कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास 4, 9, 8 एंड 5 टाइम्स 0। अब बेसिकली करना क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना होता है कि पॉइंट एग्जिस्ट करे कि नहीं करे। अगर तो पॉइंट एग्जिस्ट करे तो आप उस पॉइंट को शिफ्ट करते हो आफ्टर 1 नॉन जीरो वैल्यू। अगर पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करा तो खुद से पॉइंट आप एज्यूम करते हो लास्ट में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट ये भी नहीं है आपको, तो आप क्या करोगे? इस पॉइंट को खुद से लास्ट में मैंने एज्यूम करवाया और अब इसी पॉइंट को लेके मैं शिफ्ट करूंगी आफ्टर 1 नॉन जीरो वैल्यू। तो मैंने यहाँ से इस पॉइंट को मूव कराया आफ्टर द 4। तो अब एक और चीज आप रखिए माइंड में कि आप पॉइंट को या तो लेफ्ट टू राइट मूव करवाते हो या राइट टू लेफ्ट मूव करवाते हो। अगर तो आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो आपके पास जो 10 रेज़ पावर आएगी इट विल बी नेगेटिव, और अगर आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हो तो जो पावर आप डिनोट करवाओगे 10 की वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। इट्स मीन दैट पावर्स होगी 10 रेज़ पावर्स होगी इट विल बी पॉजिटिव। और कितने डिजिट्स जा रहे हैं हम लोग? 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स मूव करवाते हैं। तो इट्स मीन दैट 4.98 into 10 raised power 7। और साथ आप स्टेटमेंट की फॉर्म में मेंशन भी कर दें, हमने मूव किया क्या चीज मूव की? डेसिमल पॉइंट को मूव किया। कितने डिजिट्स? 7 डिजिट्स। कहाँ से कहाँ तक? लेफ्ट से राइट तक। ठीक हो गया, सॉरी राइट टू लेफ्ट। इसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है 416.9, इसमें आपके पास पॉइंट एलोकेट हुआ है, पॉइंट आपको नजर आ रहा है, लेकिन आफ्टर 1 नॉन जीरो वैल्यू नहीं है बल्कि 3 डिजिट्स के बाद आ रहा है। तो आप इसी पॉइंट को यहाँ से आफ्टर 1 नॉन जीरो वैल्यू मूव करवाओगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? इस पॉइंट को मूव करवाया आफ्टर 1 नॉन जीरो वैल्यू, और कितने डिजिट्स के बाद आ रहा है? आफ्टर 2 डिजिट्स। ठीक है, तो 4.169 into 10 raised power 2 आ जाएगी। अगेन चेक करना है आपने राइट टू लेफ्ट मूव किया या लेफ्ट टू राइट मूव किया। तो हम राइट टू लेफ्ट दिए, हम राइट टू लेफ्ट जब भी जाएंगे तो मेंशन था कि पॉजिटिव होगा तो पावर इट विल बी पॉजिटिव। अगेन साथ आप मेंशन भी करते स्टेटमेंट की फॉर्म में कि मूव डेसिमल पॉइंट 2 प्लेसेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये दो क्वेश्चन तो सेम पैटर्न के थे, जो आपके पास नेक्स्ट में वो थोड़ा डिफरेंट है। उसमें आपके पास जो है पॉइंट स्टार्ट में तो है लेकिन नॉन जीरो वैल्यू नहीं बल्कि जीरोस आ रहे हैं। तो हमने ये कहा था कि a शुड बी नॉन जीरो, तो नॉन जीरो वैल्यू जो है वो 6 है, तो हमें पॉइंट को आफ्टर 6 लेके आना है। तो इस पॉइंट को अब हम यहाँ से शिफ्ट करेंगे आफ्टर 6। तो इस पॉइंट को हमने मूव करवाया लेकिन अब डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गई। अब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो पावर विल बी नेगेटिव, तो 6.43 into 10 raised power -3। अब 3 क्यों लिखा है? बिकॉज हमने 3 डिजिट्स मूव किया है, 1 2 एंड 3। साथ मेंशन भी करते स्टेटमेंट की फॉर्म में मूव डेसिमल पॉइंट 3 प्लेसेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से सॉल्व होगा, सेम मेथड है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास अगेन जो पॉइंट है वो आफ्टर 0 आ रहा है, नॉन जीरो वैल्यू नहीं है। तो इस पॉइंट को आपने शिफ्ट करवाना है नॉन जीरो वैल्यू के साथ विच इज 3। तो आपने 3 के बाद पॉइंट एलोकेट करना। तो 3 के बाद पॉइंट लिखे आएंगे 3.95 into 10 raised power समथिंग आएगी, और पावर अगेन आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो पावर नेगेटिव होगी। डिजिट्स कितने बन रहे हैं? काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट्स आ रहे हो। 10 raised power 9 होगी विद द साइन ऑफ नेगेटिव। तो 3.95 into 10 raised power -9 आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। और स्टेटमेंट क्या लिखोगे? मूव किया डेसिमल पॉइंट 9 प्लेसेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो क्वेश्चन आपके पास वर्ड का लास्ट पार्ट है, ये डिवीजन की फॉर्म में
नॉमिनेटर भी आ रहा है और डिनोमिनेटर भी आ रहा है। तो मैंने इसमें क्या किया, डिवीजन ऑपरेटर लगा के सेपरेट कर लिया नॉमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। यहाँ पे जो आपके पास नॉमिनेटर है इसमें पॉइंट नहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो मैंने क्या बताया था आपको, जब भी पॉइंट एग्जिस्ट ना करे आप खुद से पॉइंट को एंड में लगा के एज्यूम करवाते हो। तो एंड में मैंने पॉइंट लिखा, यहाँ पे इसे एज्यूम करवाया। इस पॉइंट को मैंने मूव करवाना आफ्टर वन नोन जीरो वैल्यू विच इज 2, तो मैं यहाँ से इस पॉइंट को शिफ्ट करवाऊंगी आफ्टर 2। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, राइट टू लेफ्ट, इट्स मीन दैट पावर विल बी पॉजिटिव। कितने डिजिट्स मूव करवाया, 1 2 3 4 5 डिजिट्स मूव करवाया, तो 2.75 10 रेज़ पावर 5 आ जाएगा। और साथ स्टेटमेंट में मेंशन कर दी, मूव डेसिमल पॉइंट 5 प्लेसेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। और डिनोमिनेटर ऑपरेटर सारे एज इट इज। इसके बाद आपके पास जो है डिनोमिनेटर, वहां पे भी आपने ऐसे करना है, लेकिन यहाँ पे आपके पास पॉइंट मेंशन है, लेकिन पॉइंट नॉन जीरो वैल्यू के साथ नहीं, जीरो के साथ है। तो आप इस पॉइंट को आफ्टर नॉन जीरो लेके जाओगे, अगेन वो 2 ही है, तो 2 के बाद आपने पॉइंट लगाना है। तो मूवमेंट आपने की, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गई है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो पावर विल बी नेगेटिव, तो 2.5 10 रेज़ पावर -3 बिकॉज आपने 3 डिजिट्स मूव किया है, 0 0 0 2, तो 1 2 3 डिजिट्स से 10 रेज़ पावर -3 आ जाएगा। मूव किया हमने डेसिमल पॉइंट 3 प्लेसेस फ्रॉम लेफ्ट राइट। अगेन इस ऑपरेटर को चेंज कर लें बाय के फॉर्म में, तो आपके पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। आगे आपके पास इसी साइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें आपने क्या करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द ऑर्डिनरी नोटेशन। पहले तो आपने साइंटिफिक फॉर्म में चेंज किया है, मींस विद द 10 रेज़ पावर। अभी जो है वो आप इसको ऑर्डिनरी मींस सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज करोगे, ये इसका ऑपोजिट होता है मेथड। तो इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करूंगी, 5.06 × 10 है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या है, जहाँ पे पॉइंट है डेसिमल पॉइंट है उसको आपने खत्म करना है, और जो आपके पास 10 रेज़ पावर है उनको आप जाए ओपन कर। तो इसमें मैंने जहाँ पे पॉइंट था इसको खत्म करने के लिए, जहाँ पे पॉइंट था उसको हटा के 1 लगा दिया। आगे जितनी वैल्यूज होंगी वहाँ पे जीरोस आ जाते हैं, तो 2 वैल्यूज है तो 2 जीरोस आ गए, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास 10 रेज़ पावर 10 एज इट इज। अब यहाँ पे 10 100 था, तो 100 को मैंने लिख लिया 10 रेज़ पावर 2 बिकॉज जीरोस आर 2। और यहाँ पे अब पावर नीचे प्लस की फॉर्म में है, जब इसको हम लोग चेंज करेंगे ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, 10 रेज़ पावर -2 हो जाएगी, 10 रेज़ पावर 10। अब यहाँ पे बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, दोनों की बेस सेम है 10 10, तो -2 + 10 होगा, -2 + 10 = +8, बिकॉज प्लस माइनस साइन होगा, बड़ी वैल्यू का आएगा और 10 में से 2 गए, रिमेनिंग इज 8। तो अब यहाँ पे 506 × 10 रेज़ पावर 8 है, तो 10 रेज़ पावर 8 मींस आपके पास 8 जीरोस है, तो मल्टीप्लाई कर लें इनको तो आ जाएगा 506 विद द 8 zeros। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपके पास जो 10 की पावर है वो नेगेटिव आ रही है, यहाँ पे पॉजिटिव पावर थी, यहाँ नेगेटिव पावर है, तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए आप क्या करते हो, इन्वर्ट कर लेते हो, इन्वर्स लेते हो इसका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट खत्म करेंगे, डेसिमल पॉइंट को खत्म किया तो उस जगह पे 1 आ चुका, आगे जितनी भी टर्म्स है उतने जीरो, 3 टर्म्स है तो 3 जीरोस आ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास मल्टीप्लाई की फॉर्म में 1/10 रेज़ पावर 6, बिकॉज ये नेगेटिव पावर थी तो 1 की फॉर्म में इन्वर्ट किया तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, अब ये जो आपके पास 10 रेज़ पावर 3 थी, 3 जीरोस थी और ये 6 जीरोस में ओपन कर लिए, 1 2 3 4 5 6, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 जीरोस और 3 जीरोस कितने हो जाएंगे, 9 जीरोस हो जाएंगे, तो ये कंबाइन करके लिख लिया, ठीक हो गया। 9018 डिवाइडेड बाय 9 जीरोस। अब इसमें ये जो आप ट्रिक यूज करते हो ये आप थोड़ी सी समझनी है, इसमें क्या करते हैं कि 1 2 3 4 वैल्यूज हैं, तो जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज होंगे उतने जीरोस होंगे, वो वैनिश हो जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे। अब ये 4 वैल्यूज है, यहाँ से आपने एंड से करना है स्टार्ट, एंड से 4 जीरोस को खत्म कर दोगे, 1 2 3 4 जीरोस हटा के इस जगह पे ये वैल्यू राइट कर दोगे। अब रिमेनिंग जो जीरोस है वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 जीरोस एज इट आएंगे, और जो 1 था 1 को आपने क्यों लिखा था, आपने पॉइंट को रिमूव कर लिया, तो पॉइंट आप अगेन लगा लोगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आज की क्लास हमारी यहाँ पे खत्म होती है। जितना भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सॉल्व कराए गए आपकी नीट पे पहले प्रैक्टिस करनी है, फिर आपके रफ पे भी कैरी करना है इसको, और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे, तब तक अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास जो नेक्स्ट क्लास आ रही है आपके पास केमिस्ट्री की है, चैप्टर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है, कैलकुलेट द मास ऑफ ग्राम्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स। इसमें हमारे पास क्या है कि हमें कोई भी सैंपल दिया होगा, उस सैंपल का आपने मास कैलकुलेट करना है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि मोल क्या होता है। मोल जो होता है कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या कहलाता है, किसके इक्वल होता है, मोल के इक्वल होता है। वो सब्सटेंस आपके पास एटम फॉर्म में भी हो सकता है, मॉलिक्यूल फॉर्म में भी हो सकता है और यूनिट फार्मूला के फॉर्म में भी हो सकता है। अब ये जो वैल्यू आपके पास है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23, ये जो वैल्यू है ये आपके पास है अनकाउंटेबल वैल्यू, यानी कि आपके लिए अगर इतने पार्टिकल्स दिए जाए तो इनको काउंट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आप अगर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 पार्टिकल्स पूरी वर्ल्ड को देते हो काउंट करने के लिए, तो पूरी वर्ल्ड अगर 3 दिन भी लगे गए तो इनको काउंट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अब ये जो सब्सटेंस है, आप कह रहे हैं कि कोई भी सब्सटेंस, अब सब्सटेंस जो है वो आपके पास एटम फॉर्म में भी हो सकता है, मॉलिक्यूल फॉर्म में भी हो सकता है और यूनिट फार्मूला फॉर्म में भी हो सकता है। अब इस चीज को जो हमारे पास केमिस्ट थे, उन्होंने इसको बेस्ट वे में लाने के लिए, इजी करने के लिए उन्होंने क्या किया था कि इन पार्टिकल्स को रिलेट कर दिया था उस एटम के या उस मॉलिक्यूल के या उस यूनिट फार्मूले के एटॉमिक मास के साथ। अब जैसे आपके पास सपोज कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास क्या है, 12 है, ठीक है। अब जो इसका मास इन ग्राम होगा, 12 ग्राम पर मोल जो होगा, जो इसका मोलर मास होगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 पार्टिकल्स के इक्वल हो जाएगा, या वो आपके पास किसके इक्वल होगा, 1 मोल के इक्वल होगा। अब कोई भी, मैंने आप लोगों को बताया था कि मोल को फाइंड आउट करने के लिए हम करते हैं कि मोल इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस होता है। अब मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस, मास ऑफ द सब्सटेंस होगा, जो आपके पास मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस होगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मोल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ द सब्सटेंस आ जाएगा। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि मास ऑफ ग्राम्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल, मुख्य किस्म के सैंपल दिए गए हैं, उनके मोल्स को भी दिए गए हैं। हमने क्या करना है, उस सैंपल में से उस सैंपल का मास फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास सैंपल के तौर पर जो एटम दिया गया है या एलिमेंट दिया गया है, वो आपके पास है पोटेशियम है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि इस पोटेशियम का मोलर मास निकालना
potassium contain 46.8 ग्राम। ये आपके पास इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 7 का एक पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। अच्छा जी, अब हमारे पास जो इसी क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट है वो हमारे पास है 2 moles of H2। अब आप लोग एक बात ध्यान में रखना कि जब आपके पास यहाँ पे H2 है तो इट्स मीन कि ये जो हाइड्रोजन है ये आपके पास डायटोमिक फॉर्म है, इट्स मीन कि ये गैसियस फॉर्म है। आपके पास जितनी भी गैसेस होती हैं वो किस फॉर्म में होती हैं? डायटोमिक फॉर्म में पाई जाती हैं। क्लियर? अब वो कह रहे हैं कि आपने 2 moles of H2 में फाइंड आउट करना है कि हाइड्रोजन जो है वो कितने मैस है इसके अंदर। 2 moles of H2 में कितने मैसेज हैं? 2 moles of H2 आपके पास क्या है? फार्मूला मैस जब आप करोगे मोलर मैस ऑफ H2 आपके पास, अब यहाँ पे देखिए आपके पास हाइड्रोजन के कितने एटम बन रहे हैं? 2 एटम बन रहे हैं। मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन आपके पास कितना होता है? 1.008 होता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 1.008 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो आएगा आंसर वो आपके पास आ जाएगा 2.016 आपके पास क्या आ जाएगा? मोलर मास ऑफ H2 आ जाएगा ग्राम पर मोल। अब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स इसमें कितने गिवन है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 2 मोल्स है। क्लियर? अब जो आप फार्मूला यूज कर रहे हो इसको फाइंड आउट करने के लिए, फार्मूला mass of substance is equal to number of moles multiplied by molar mass। अब नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कितने दिए हुए? 2 मल्टीप्लाई बाय 2.02 मोल्स मल्टीप्लाई बाय 2.016 ग्राम पर मोल। अब आपने क्या करना है? इस मोल को इस मोल से क्या कर दोगे? कैंसिल आउट कर दोगे। आपके पास जो इसका मैस आएगा वो बनेगा आपके पास 4.032 ग्राम। इट्स मीन कि आपके पास जो 2 moles of H2 है उसमें कितने ग्राम है? 4.032 ग्राम है। अब आप ये बात ध्यान में रखें, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो बाज़ जगहों पे 1.008 मेंशन होता है और बाज़ जगहों पे 1 मेंशन होता है। क्लियर? अगर आप 1.008 लगाते हो तब भी ठीक होगा, 1 लगाते हो तब भी ठीक होगा। ठीक है? इसका रिजल्ट आपके पास क्या आएगा? 2 moles of या there are 4.032 grams in 2 moles of H2। ओके जी, बच्चे आप लोगों ने पार्ट ए और पार्ट बी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 के किए हैं। इसी फार्मूले को जो आपके पास फार्मूला है मैस ऑफ द
किया है और इसी फार्मूले को यूटिलाइज